नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन दो अहम इशूज़ को आज फोकस करेंगे और बहुत अहम इशूज़ है और मौजूदा हुकूमत के लिहाज से भी है और इस मुल्क के सिस्टम के लिहाज से भी है। जिस तरह आप सुनते होंगे माजी में तो कहा जाता था कि किसी निज़ाम के लिए 3 सतून होते थे, एक जुडिशरी है, एक एग्जेक्टिव है और एक जो है पार्लियामेंट है। लेकिन अब जो है वो ये कहा जाता है काफ़ी अरसे से कि अब 4 सतून हैं और इस सतून में मीडिया को शामिल कर दिया गया है। इसमें इन 4 सतून को डिस्टर्ब किया जाएगा तो निज़ाम चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े अहम लोग जो इस सिस्टम को चलाते हैं उनका स्टेटमेंट है। अच्छा, ये हम देखते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत जो है इस सिलसिले में 2 अहम सतून के ऊपर हमें जो है वो बड़े सवालात उठ रहे हैं। एक पार्लियामेंट जिसकी इफादियत तकरीबन इस मौजूदा हुकूमत में, पहले भी पार्लियामेंट एक्टिव नहीं थी, काम इतना नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल पिछले दौर में कई कानून साजी होती थी और बड़े कानून साजी होती थी, लेकिन इस मौजूदा दौर में पार्लियामेंट की इफादियत तकरीबन ख़त्म हो गई है और पार्लियामेंट में जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होती है तो अब वहाँ पे एक मछली बाज़ार बन चुका है। एक तो वो इदारा तकरीबन इस 18 महीने में तबाही के दहाने पे पहुँचा है और दूसरा मीडिया पे जो है वो बड़ी ज़बरदस्त कतगन जो है इस मौजूदा दौर में, हालांकि कोई हुकूमत खुश नहीं होती है मीडिया से और उसकी तनकीद से, लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है या उस पर कतगन लगा दी गई है और मज़ीद उसको जो है वो उसके ऊपर आपके एक्ट लाया जा रहा है, तो ये जो है ये इंसानी हकूक़ की भी पाबंदी, ये पामाली है और आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है जो ये मौजूदा हुकूमत करने जा रही है। अब एक सवाल जो इसमें और भी है वो ये है कि जी इदारे जो मौजूदा हुकूमत है वो इदारों के हवाले से और एहतसाब के इदारों के हवाले से उनकी अहम स्लोगन था और वो स्लोगन जो था ख़ास तौर पे जो एहतसाबी इदारे हैं नैब के हवाले से, लेकिन जो नैब की कारकर्दगी है उस पर बड़े सवालात उठ गए हैं। एक तरफ अदालतें रिलीफ दे रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है, तीसरी तरफ यूरोपीय कमीशन जैसे इदारे ने भी इसकी कारकर्दगी पे सख्त सवालात कर दिए हैं। तो और इल्ज़ाम ये आने लगा है कि ये नैब जो एक आइनी इदारा है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, मौजूदा दौर में मौजूदा इस हुकूमत में 18 महीने में मुकम्मल तौर पर PM हाउस से चलाया जा रहा है। ये बात किस हद तक सही है, इस पर हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ आज मेहमान हैं उमर चीमा साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद ख़ान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं, वो हमारे साथ हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे शेख वक़ास अकरम साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान हैं, थोड़ी देर में, तो उनको भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं मीडिया के हवाले से सवाल उठा लेता हूँ, इदारे पे जाने से पहले उमर चीमा की तरफ आ जाता हूँ। पहले उमर चीमा साहब, तनकीद तो कोई भी हुकूमत जो है उसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन माजी में कई हुकूमतें आईं जिन पर बड़ी शदीद तनकीद भी हुई और दूसरी हुकूमतों ने मीडिया को इतना इनकरेज नहीं किया, ना इतनी मीडिया की तारीफ़ की, ना उन्होंने कहा कि क्रिएशन मीडिया की वजह से है, ना उन्होंने कहा कि मीडिया की वजह से उनकी हुकूमतें आई हैं, जिस तरह अभी आपने इमरान खान की स्पीच में सुना। लेकिन क्या वजूहत है सर, हुकूमत में PTI आते ही अब मीडिया पे उनका बहुत शदीद कदगन उन्होंने लगा दी है और मज़ीद उसकी कानून साजी कर रहे हैं, मज़ीद एक्ट लेके आ रहे हैं। इवन के सुनने में आया है कि सोशल मीडिया जैसे मीडिया को भी अब वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जहां इतनी तारीफ़ थी, अब क्या हो गया सर कि ये मुकम्मल तौर पर मीडिया को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? उमर चीमा साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, जो आपने खान साहब की तमाम को पुराने उनकी तकरीरें आपने चलाई हैं, एक हमारे दोस्त थे तो वो ये कहते थे कि आप बड़े बोल ना बोला करें, यानी कि वो हमें आपस में हम जब बात होती थी तो वो कहते थे कि आप बड़े बोल ना बोला करें, ये आपके आगे आ जाते हैं। तो अब ये है कि खान साहब जो हैं
रोज़ाना की बुनियाद पे लगता है कि जो जो ये बातें करते रहे हैं उसके बिल्कुल मुतज़ाद वो काम करते जाते हैं। जो आप तकरीरें उनकी सुना रहे थे तो मैं सोच रहा था कि या तो इन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या बातें कर रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं। यानी कि ये एक चीज़ इनमें से ज़रूर होनी चाहिए, कोई और तीसरी चीज़ नहीं हो सकती। आप किसी हद तक शक का फ़ायदा दे सकते हैं। ये नहीं होता कि कोई एक जगह पर कोई वायलेशन हो, कोई 2 वायलेशन हो, कोई 3 दफ़ा कोई आपने कोई गलत बयानी की हो, या आपने जो पहले कमिटमेंट की थी उससे आपने इनहराफ किया हो, तो उस पर आपको शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। लेकिन बाद में पता चले कि हर वो चीज़, हर वो वादा जो आपने किया उसके बिल्कुल मुतज़ाद चले, तो ये इसमें कोई शक का फ़ायदा नहीं है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आते ही, हमने तो ये भी तजर्बा किया है कि तहरीक इंसाफ को जब आ रही थी तो तब भी मीडिया पर पाबंदियां लगना शुरू हो गई थी। मसला ये था कि उस टाइम आगाज था कुछ मीडिया हाउसेस से, तो बज़ाहिर जो एक ओवरऑल एक सहाफ़ी बरादरी है उनको लगा कि शायद ये कोई 1-2 की बारी है, हम बच जाएंगे। लेकिन बाद में सबको अपनी अपनी बारी का पता चला कि उनकी वक्त वक्त पे सबकी बारी आती गई है, और अनफॉर्चुनेटली अब ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है और सबको यहाँ है। पहले कोई लोग एक गलतफहमी का शिकार थे, और लेकिन अब तो सबको पता चल गया है कि ये जो है ना, जो है वो कहते हैं ना कि वो पता नहीं क्या, यानी कि मुझे वो शेर भूल गया, लेकिन ये है कि वो जो है ना हवा किसी की नहीं वाला, वो जो एक मेरे ज़हन में एक मिसरा उसका आ रहा था, तो ये चली है हवा, तो अब ये किसी की नहीं, सबकी अपनी अपनी बारी आ रही है। और बड़ी ही ये बदनसीबी की बात है। देखें, जो आप कह रहे थे कि तनकीद किसी को अच्छी नहीं लगती, मेरे ख्याल है कि जो कहता है मुझे अच्छी लगती है वो को बड़ा ही को वली अल्लाह होगा, बाकी किसी को अच्छी नहीं लगती। मसला ये होता है कि उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करना, यानी कि ये रियलाइज कर लेना, या ये इस बात का कि यानी कि मैं अगर किसी पे कोई बात कर रहा हूं तो जितनी लिमिट्स मैंने कोई डिफाइन की हैं दूसरे पर तनकीद करने की, कम से कम इतना ज़रूर मेरे अंदर भी एक हौसला होना चाहिए कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है, यानी कि इनमें कोई ऐसी दूर दूर तक को बात नज़र नहीं आती। अभी मैं को थोड़ी देर पहले एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिसमें हमारी जो एडवाइज़र हैं इंफॉर्मेशन पे, तो वो एक PMLN के एक कोई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे और उनको कह रही थी कि बकवास बंद करो। तो मैं सोच रहा था कि शायद ये अगर कोई बंदा और उनको उनके बारे में बात करता तो इस पे कितना एक तूफान खड़ा होता, लेकिन कोई बात आई गई होगी है, यानी कि और उस आदमी ने यानी कि बड़ा ही सिविलिटी के साथ, बड़ा ही तहजीब के साथ आगे वो कंटेस्ट करते रहे अपना बात, लेकिन इस तरीके से उस जुबान में जवाब नहीं दिया। तो ये इंटॉलरेंस लेवल जो है ये बढ़ता जा रहा है। और हुकूमत में जब अच्छा सर, यहाँ पर मेरे ख्याल जब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और इस हुकूमत में एक बड़ी ज़बरदस्त मीडिया के हवाले से चीज़ आई है, तो मैं आपसे उसकी राय ले लूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब बीमार हुए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनी, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स बनाई, उस मेडिकल रिपोर्ट की सुपरविज़न पंजाब हुकूमत ने की, फिर वो अदालत को दी गई, अदालत ने उसके ऊपर उनको ज़मानत दी और उसके बाद वो बाहर जाने की भी इजाज़त दी। तो ये सर ये वाक़या हुआ है। लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बड़ी रिस्पेक्टेबल हमारी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि ये जो ज़मानत हुई है ये भी मीडिया की प्रोपेगेंडे की वजह से हुई है, मीडिया की जो है वो ब्रेकिंग की वजह से हुई है, और ये जो मुल्क से बाहर भेजा गया है ये भी मीडिया की वजह से हुआ है, और ये जो रिपोर्ट सारी बनी है ये भी मीडिया की वजह से हुई है। तो सर क्या कहेंगे सर इस सोच को और इस जहन को? बस यही देख लें कि जिस तरह पहले खान साहब तमाम अपनी कामयाबी जो है उसको भी मीडिया से मंसूब कर रहे थे, अब जो है इनकी तमाम नाकामियों को, मैं जिस तरह आपने ये बात की है इससे पहले भी मैं सुन रहा था कि जिसमें खान साहब कह रहे थे कि आप टीवी देखना छोड़ दें, और यानी मेरा ख्याल है वो यही था कि जो ट्वीट मैं करूं आप उस पर यकीन करें। तो अब मुझे नहीं समझ लगती कि एक मुहज़्ज़ब अंदाज में इस पे क्या रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है कि हम इनकी किस बात पर यकीन करें। और इनके लिए ये चीज़ एक लम्हा फिक्री होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जो है उसके बारे में इतनी बेयकीनी पैदा हो जाए,
वो इतनी साख अपनी खो जाए कि एक दिन एक बात कर रहे हैं, कल दूसरे दिन वो दूसरी बात कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा एक गलतफहमी जन्म लेती है और लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है कि पहले ये उनको बाहर भेजने वाले हैं, पहले हम इन्हीं की बातें सुनते रहे हैं और ये खुद जो है यानी कि एक टाइम पर मजाक उड़ाते थे, फिर बाद में इन्होंने इसको वाकई संजीदा लेना शुरू कर दिया और इन्होंने खुद बयान दिए जी कि उनकी हालत बड़ी ही तशवीशनाक है। और हमारे डॉक्टरों की रिपोर्ट है, हमने तो बल्कि ये तक सुना कि खान साहब ने कोई शौकत खानम से भी कोई डॉक्टर भेज के उनसे भी चेक कराया, यानी कि डबल चेक कराया। yes. और अब ये है कि अब हमें बताया जा रहा है जी कि ये मीडिया की वजह से हुआ है, यानी कि ये हद है, यानी कि मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, यानी कि बहुत मुश्किल है कि ये अली मोहम्मद साहब जो है यानी कि वो इसके बारे में मेरे लिए मजीद वही बता सकते। साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मीडिया के हवाले से स्टेटमेंट है वो मैंने आपको सुनाया, मैं उसमें से एक चीज़ पिक करता हूँ। बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, एक चीज़ पिक करके आपकी तरफ आता हूँ। उन्होंने कहा कि डिक्टेटर और करप्ट पॉलिटिशियन कभी फ्री मीडिया या आज़ादी राय की इजहार के लिए आसानियाँ नहीं देगा। तो ये जो उनका स्टेटमेंट था कि डिक्टेटर और करप्ट पॉलिटिशियन कभी मीडिया को आजाद नहीं होने देगा, क्या कहेंगे सर इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और उमर साहब और शेख वक़ास साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमारी जो जमात है पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लेके आई पॉलिटिक्स में, इस लिहाज से कि हमने सोशल मीडिया को चैम्पियन किया और उसको हमने अपना जो हमारा जो भी नज़रिया है इंसाफ का पाकिस्तान में जिस तरह के मूवमेंट लाना चाहते हैं उसको हमने यूज़ किया, भरपूर यूज़ किया। वी वर द ट्रेंड सेटर्स। और फिर दूसरी जमातों ने भी फॉलो किया। ज़ाहिर है उसमें यूथ है, यूथ एजिटेटिव भी होती है, यूथ बाज़ औक़ात अब्यूसिव भी होती है, लेकिन ये एक क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जाता है कि यूथ को पोलिटिसाइज किया और यूथ को इस मेन फ्रेम दायरे में लेके आए। ख़ासकर वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो सियासत को शर ममनुआ समझते थे वो उसमें आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमने यूज़ भी किया अपना जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा पैगाम है उसको घर घर पहुँचाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब, आप जैसे लिखारी और आप जैसे जो एंकर्स हैं उनके साथ हमने बेशुमार प्रोग्राम भी किए। इमरान खान साहब शायद पाकिस्तान के मेन फ्रीम मीडिया के और जो मेन आपके पॉलिटिशियंस हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनमें से शायद वाहिद हैं जो सबसे ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली हैं और सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए। और बैसित वज़ीर आज़म भी जो है वो मीडिया शायद कभी भी नहीं रहे और हर तरह के सवाल का वो जवाब देते हैं और अक्सर वो फिलबदी देते हैं। अब इसमें ज़ाहिर है हर बात ना हमारी सही होगी और ना हर बात मीडिया की सही होगी। कुछ गिले शिकवे इनके शायद दुरुस्त भी हों। जिस तरह सोशल मीडिया रेगुलेशंस हैं उसमें जो कोई कदगन की बात है उसको बिल्कुल हुकूमत उसको नहीं आने देगी और वो जो आए हैं उसको उसमें रिफॉर्म भी किया जाएगा, उनको में से कुछ को वापस भी किया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई कदगन लगाना चाहते हैं या हमें कोई तनकीद जो है वो उससे कोई हमें तकलीफ़ पहुँचती है। हाँ, वो तनकीद ज़रूर जो है आपको तकलीफ़ पहुँचाती है जो एजेंडा बेस्ड हो, वो तनकीद जो तनकीद बराए तनकीद हो। बाकी तो दुनिया का मैं समझता हूँ उससे बड़ा अहमक शख्स कोई नहीं होगा जो पॉजिटिव तनकीद को सुन के उसको दुख है, उसको गुस्सा है। जिसको अपनी इस्लाह की फ़िक्र हो तो पॉजिटिव तनकीद तो शीशा है जिसमें आप अपना आईने में अपना चेहरा देख सकते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर दानिश साहब आप मुझे गारंटी से बता सकते हैं, क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि इस वक्त जितना मीडिया है उसमें से 100% जो है वो तनकीद बराए तामीर हो रही है, या उसमें कोई एजेंडा नहीं है, या उसमें किसी शख्स का ज़ाती अनाद नहीं है? गलती इंसान से हो सकती है, किसी भी शख्स से, किसी मीडिया पर्सन से हो सकती है। उमर चीमा साहब मौजूद हैं, इनसे किसी अपने आर्टिकल में इनकी जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें गलती हो सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स या कोई चैनल या कोई एंकर मुस्तकिल एक ख़ास गलती बार बार करे उसको आप क्या नाम देंगे? यहाँ तक ये बात करना कि माजी में कदगन नहीं लगी, कदगनें लगी भी हैं। माजी में जो हुकूमत रही है मुस्लिम लीग नवाज की
आज उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक चैनल जो काफ़ी पाकिस्तान का एक नामवर चैनल है, 2-3 बड़े चैनल में से मुस्तकिल उसका बॉयकॉट रहा। क्यों रहा? इसलिए रहा कि उनको तनकीद जो है वो बुरी लगती थी। हमने एक जो है चैनल का बॉयकॉट किया, जिससे कुछ अरसा किया, जिससे उमर साहब का ताल्लुक है। इस बुनियाद पे किया कि आप वन साइडेड करते हैं। जब उन्होंने अपनी इसलाह की, हम फिर उधर जाना शुरू हुए। जिस तरह भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आज एक मीटिंग में ये गुफ्तगू हुई और ये बात सामने आई कि कोई, जब से हमारी हुकूमत बनी है, कि कोई 130 के करीब फेक न्यूज़ बनी है। फेक न्यूज़ यानी कि आप क्रिटिसाइज करें डॉक्टर साहब, उमर साहब क्रिटिसाइज करें, आप करें, हमें क्यों तकलीफ पहुंचेगी? लेकिन अगर फेक न्यूज़ हो, गलत न्यूज़ हो, जान के हो, अब अगर कोई गलती है तो ठीक है, लेकिन अगर जान के फेक न्यूज़ चलाई जा रही है किसी हुकूमत के खिलाफ, तो उसके खिलाफ तो कोई ना कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर जान के फेक न्यूज़, फेक फिगर्स जो हैं वो फज हों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप इजाजत दें मुझे 1 मिनट में। उमर साहब बड़ा मेहनत करते हैं, उमर चीमा साहब। पिछले दिनों ने मुझे एक रिपोर्ट के बारे में पूछा, मैंने उनको बड़ा ऑनेस्टली जवाब भी दिया और उन्होंने जो है उसको उसी तरह किया होगा। लेकिन सवाल मेरा ये बनता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रिपोर्ट हो जाती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे उमर साहब को याद होगा, उमर चीमा भाई ने मेरे से पिछले दिनों सवाल पूछा कि एक जजेस कमेटी के बारे में। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उमर भाई को अभी याद आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि भाई जजेस कमेटी में आप जस्टिस ऑनरेबल जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, कासिम खान साहब, जिनको सीजे नॉमिनेट होना था, जजेस कमेटी में उनका केस आया। मैंने उनको जवाब दिया कि भाई ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है जिस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। हम जो है हम अपने आप को पाबंद महसूस करते हैं कि इन कैमरा प्रोसीडिंग पे हम कैसे बात करें। वहां से इनको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब सवाल ये है, इन कैमरा प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करना इंटरनल प्रोसीडिंग को क्या जायज है? फिर वहां एक बात हुई जो उमर साहब से कभी मैं शायद बात करता भी, आज प्रोग्राम में मैं कर भी देता हूं, कि उनके जो सोर्सेज हैं तो प्लीज इनको चेक करें। जिसमें रिपोर्ट हुआ, आई थिंक 29 नवंबर है शायद, ये 19 नवंबर को। उमर भाई आपकी रिपोर्ट है, सुन लें इसको। उसमें उन्होंने एक कहा कि इन द मेडन मीटिंग, उसी जजेस कमेटी की मीटिंग के बारे में, हेल्ड ऑन दिस मैटर द गवर्नमेंट मेंबर्स। अब गवर्नमेंट मेंबर कौन था? मैं था, हमारे एक MNA साहब थे, आजम स्वाति साहब तो थे ही नहीं उसमें। wanted Justice Qasim Khan to be summoned before the committee for interview with an intended purpose to judge the candidature of the position he is going to be elevated। यानी कि उनको CJ चीफ जस्टिस बनना था। तो ये रिपोर्ट हुआ, इनकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि हम लोगों ने डिमांड की कि उनको बुलाया जाए, उनको समन किया जाए, उनसे सवालात किए जाएं। अब समन का इख्तियार उस कमेटी को है, लेकिन हमने उधर ये बात की ही नहीं, ना हमने उनकी डिमांड की इनको समन किया जाए। अब किसने उनको ये गलत रिपोर्ट दी? क्या इन कैमरा रिपोर्ट प्रोसीडिंग पहले रिपोर्ट भी करनी चाहिए या नहीं? और फिर गलत रिपोर्ट, यानी कि मैं चैलेंज करता हूं आज उमर चीमा भाई को कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग तो कभी भी आप नहीं ला सकते, लेकिन कैसे आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, गलत रिपोर्ट दे सकते हैं कि गवर्नमेंट मेंबर्स ने कहा कि उनको समन किया जाए, हालांकि ऑन ओथ आप किसी उस कमेटी के मेंबर को बुला लें कि किस मेंबर ने कहा था कि कासिम खान साहब को बुलाएं, उनको समन करें। ये चीजें गलत क्यों रिपोर्ट होती हैं? ठीक है, इसका भी तो इस्लाह करें ना। ठीक है अपनी इस्लाह करें। मैं आगे बात करूंगा सर, अगर कोई किसी ने आपको गलत रिपोर्ट किया उनको फिर आप क्वेश्चन करें। सर आगे बात कर रहे हैं और ये बात थोड़ा सा करता जाऊं कि डॉन सर, हाँ बोल दें जरूर। उमर चीमा साहब बोलें। डॉक्टर साहब, मैंने अली मोहम्मद साहब की बात इन्होंने की, इसमें 2-3 वजाहतें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, मैंने इनका मौक़िफ़ लिया, ठीक है। बाकी ये मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है कि अगर इन कैमरा की मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो मुझे रिपोर्ट करने से मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि ये इन लोगों का काम है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अंदर से चीज निकालूं। एक चीज चैलेंज यू कि किसी हुकूमती मेंबर ने समन करने की बात ही नहीं की, आपने गलत रिपोर्ट क्यों छापी? ओहो, बात नहीं, बात आपने यानी कि ये जजमेंट किस तरह दे रहे हैं, अभी मेरी तो बात सुन लेना। यानी कि अभी आर्गूमेंट आपने दे लिया ना, मुझे भी देने देना, ठीक है। अब ये डॉक्टर साहब, मैं आपको जरा बता दूं, मैंने वो अपना जो मैंने इनको क्वेश्चन भेजे थे उसमें मैंने इनको ये बात पूछी थी जो ये कह रहे हैं ना। मेरे इनको 3 सवाल थे और उनमें एक ये भी था कि इज इट ट्रू दैट यू टुगेदर विद अदर ट्रेजरी मेंबर्स डिमांडेड दैट ही बी समन्ड बिफोर द कमेटी फॉर इंटरव्यू। अब ये है कि मेरी एज ए जर्नलिस्ट ये ड्यूटी है और मैं अब ये देखें इनसे कोई चीज छुपा नहीं रहा
कि जो मेरी रिपोर्ट का स्पिरिट है, जो कंटेंट है, वो इनको मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि अब आप ये करेक्ट कर दें। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये बातें गलत हैं, इन्होंने क्या है कि मैं जो है ना इस पे जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग है, ठीक है। अब मैं आपको अब ये कह रहे ना, इनका जवाब नहीं करना होता इनका। एक मिनट आपने कैसे ये कहा, किस बुनियाद पे कहा जवाब सुन ले कि कोई हुकूमती मेंबर ने उस जज को बुलाने की बात की जब कोई ऐसी बात हुई ही नहीं थी, तो फिर क्यों गलत रिपोर्ट आपने वहां पे दी? अली मोहम्मद साहब बात तो करने देना, उमर चीमा साहब को बोलने दें। बात सुने ना, यानी कि आप जजमेंट नहीं दे सकते अली मोहम्मद साहब, आप जजमेंट नहीं दे सकते। मैं आपसे बात जो है ना, मैं आपकी एक रिकॉर्ड पर बात कर रहा हूं। इनका जवाब सुने। इन्होंने कहा कि आई होप यू आर फाइन, ये मुझे जवाब दे रहे हैं जो इनको मैंने सवाल भेजे हैं। यस, सिंस हिज नेम इज क्लियर्ड बाय द कमेटी, ठीक है। यानी पहला जो मेरा सवाल था उनको ये था जी कि भाई आपने उनका नाम चीफ जस्टिस के लिए कर दिया, ये उसका जवाब है। इधर मेरा जवाब है कर रहे हैं कि याओ कि इन्होंने, मैं इनको इनका राइट ऑफ रिप्लाई दिया है, इन्होंने मुझे उधर कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने कोई बात को मेरी को डिनाई नहीं किया। अब आके कह रहे हैं जी कि आपने गलत बात की है। शेख वक़ार साहब, मैं मीडिया की तरफ हूँ। मैंने इनसे पूछा है कि मीडिया पे कतगन लग रहा है, मीडिया पे जो मुख्तलिफ एक्ट लाए जा रहे हैं, इवन के ट्विटर और फेसबुक को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया को भी ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, प्रिंट मीडिया को पढ़ने से मना किया जा रहा है, टॉक शोज देखने से मना किया जा रहा है। ये वही इमरान खान है जिन्होंने, अभी मैंने दिखाया है कि मीडिया के बारे में कहा है कि ये इनकी क्रिएशन, हमारी क्रिएशन ही मीडिया है, और मीडिया आज इनके लिए बर्दाश्त नहीं है। सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, एक तो आपने मेरे इन दोनों भाइयों को आधे घंटे से ज्यादा का टाइम दे दिया। आई डोंट नो अब आपके पास बाकी कितना टाइम है। मैं वन बाय वन बहुत सी चीजें, एक तो आपके सवालात हैं, दूसरा इन दोनों भाइयों की डिस्कशन पे भी आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट। पहली बात तो ये है, नंबर वन कि जो मीडिया पे मीडिया की ये क्रिएशन है, इन्होंने खुद बयान दिया कि मीडिया की क्रिएशन है। खान साहब कहते रहे हैं मीडिया को पिलर स्टेट का बताते रहे हैं, मीडिया का जो है वो खड़े हो के कंटेनर के ऊपर मीडिया का बारहा शुक्रिया अदा करते रहे हैं। अभी भी ये लोग बिल्कुल इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया जो है वो भी इनकी जीत का और इनको पाकिस्तान में प्रमोट करने का, या जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल पैकेज की मार्केटिंग की गई थी, विच वाज इन अ गुड मैनर। माशाल्लाह आपके साथ के बहुत से पढ़े लिखे समझदार एंकर जो थे वो पीटीआई के लिए हमसे लड़ते भी थे, हमारे साथ बहस भी किया करते थे। वो और बात है कि अब टेबल टर्न्स हुए हैं, मगर बहुत से एंकर बैठ के जो है ना उन्होंने पूरा ढोल बजाया है। कई महीने, कई साल तहरीक इंसाफ के उस पॉलिटिकल पैकेज को मार्केट किया है। सो वो इनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी जिसके अंदर आप सब लोग जो है वो चुदहा गए, और बहुत से जर्नलिस्ट जो है वो अब जो इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि हम पे पाबंदियां लग गई हैं, वो इनको लाने में आलाकार साबित हुए थे उस वक्त, और अब भुगते बैठ के। मैंने तो आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये तुहाडे नाल होना सी और होना चाहिए सी। जिस तरीके से आपने इनको इतने महीने और साल आपने प्रमोट किया है अपने चैनल्स के ऊपर, आपसे मुराद मैं मीडिया की और चंद एंकर्स की बात कर रहा हूँ, सब की नहीं, मगर वो लोग जो मेन वो थे। सो अब भुगते, अब उन लोगों के मुंह से कम ये तकलीफें और इनकी मातम अच्छे नहीं लगते कि हमारे पे पाबंदियां लग रही हैं। सो यस, मीडिया को मेरे अजीज ने कहा कि हमने इसको यूज़ किया, और कई दफ़ा नौजवान जो होते हैं वो अब्यूसिव भी होते हैं, एजिटेटेड होते हैं। वेल, आपने इसको यूज़ टू अब्यूज़ किया, और क्यों ना करते। जब आप नौजवानों को शामिल करते हैं, जैसे कि अली ने कहा अपनी गुफ्तगू में, तो आपने सिर्फ उनको लेके नहीं आना होता कैंप में, उनको इस्तेमाल नहीं करना होता, उनको यूज़ एंड अब्यूज़ नहीं करना होता, बल्कि जमातें पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी करती हैं। आपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग क्या करनी थी, आपने तो मैसेजेस अपने खुद इतने एग्रेशन वाले दिए, और इस किस्म के मैसेज, खान साहब की कई तकरीरें, आई वुड नॉट मेंशन इट हेयर, जिसमें उन्होंने जिसके ऊपर समझदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बाइखलाक लोगों को एतराज़ था कि एक वज़ीर आज़म या वो आदमी जो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है उसको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। खान साहब ने बैठ के की, और आपके चैनल्स ने और आपके एंकर्स ने उसके ऊपर भी ढोल बजाए, उस वक्त बजाए।
अब तकलीफ हो रही है। नौजवानों को सिर्फ यूज टू अब्यूज किया गया, अब वो ट्रेंड फैल गया, अब इनके अपने लोग भी उस आग से महफूज नहीं है, क्योंकि इनके अपने लोग भी गड़बड़ करते हैं तो उन्हीं तोपों का मुंह जो है वो इनकी तरफ हो जाता है। सो ये तो ऐसे ही होता है। जो इन्होंने सोशल, आपने मुझसे सवाल किया सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब इस पे मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। देखें, सोशल मीडिया पे पाबंदी, मैं पाबंदी नहीं समझता, मैंने उसको वो पढ़ा है, वो जो इनका कैबिनेट का अप्रूव हुआ है बिल। देखें, जर्मनी के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, रशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने पाबंद किया है फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो अपने सर्वर्स जो हैं उनको वहां पे रिकॉर्ड करें, ताकि अगर कोई पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किसी की हेट स्पीच, किसी को कत्ल की धमकी, किसी के खिलाफ बेजा बकवास चढ़ा दी जाए, तो फिर स्टेट जो है, जर्मनी की हुकूमत, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत, यूरोपियन यूनियन के मुल्क जो हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स को टाइम देते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 24 घंटे का टाइम दिया गया है, रशिया के अंदर 6 घंटे का टाइम दिया गया है, जर्मनी के अंदर 48 घंटे का टाइम दिया गया है, और यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ मुल्क पाबंद कर रहे हैं। और वहां पे फेसबुक को जर्मनी में जो है वो 2 मिलियन यूरो का पहला फाइन भी हो चुका है, जो कि उन्होंने उसका रिकॉर्ड वो नहीं किया। सो वो तो इसलिए उनको पाबंद किया जाता है और किया गया है दुनिया के अंदर, ताकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले कहा, और इस किस्म की चीज़ों को और लोगों को ह्यूमिलिएशन जो दी जा रही है, इंसल्ट किया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये क्यों पाबंदियां लगाई गई? क्योंकि वहाँ पे एक खातून एंकर जो है उसको इतने बुली किया गया सोशल मीडिया पे कि उसने खुदकुशी कर ली, मर गई वहाँ पे, और उनको वो करना पड़ा, उसके ऊपर लेजिस्लेट करना पड़ा। सो पाकिस्तान में भी किसी की पगड़ी, किसी की इज्जत, किसी की वो महफूज कोई नहीं है। आप छोड़ें पीटीआई को, छोड़ें नून लीग को, और छोड़ें कौन सा एंकर और कौन सा जर्नलिस्ट। सो अगर इसको आपने लोगों के मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, मगर लोगों की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये पाबंदियां उन तमाम मुल्कों में राइज हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिन मुल्कों की मिसालें दे दे के हमें बताया जाता है, ओ जी अमेरिका में तो ऐसे होता है, लंदन में तो ऐसे होता है, ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे होता है। अब क्यों नहीं नजर आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका में ऐसे होता है? सो अगर इन प्लेटफॉर्म्स को इसलिए पाबंद किया जा रहा है कि आप अपनी कौम को ह्यूमिलिएशन से या बेजा बकवास से या किसी की पगड़ी उछालने से या किसी को बुली करने से रोकना चाहते हैं, या गंदा गलीज मटीरियल रोकना चाहते हैं, फिर तो यह ठीक। मगर अगर आप आज़ादी राय को और पॉलिटिकल फ्रीडम को तबाह करना चाहते हैं, तो फिर यह बिल्कुल गलत है, फिर मैं इसका मुखालिफ हूं। नंबर 1। नंबर 2, अब वो पता नहीं इनके साथ पाबंदी में आते हैं कि नहीं, अमेरिका तो पाबंद हो गया, जर्मनी, यूरोप सब पाबंद हो गया, पाकिस्तान जैसे मुल्क की पाबंदी को पाबंदी मानते भी हैं या नहीं, ये तो आगे जाके पता चलेगा। आगे आप आ जाते हैं कि जो खान साहब फेक न्यूज़ की आप बात करते हैं। फेक न्यूज़, अब आप हर चीज़ ना ट्रंप की लाइन पे नहीं चल सकते हैं। फेक न्यूज़ भी होती हैं, होती रही हैं, लोग यहाँ पे गलत खबरें भी लगाते रहे हैं, माजी में भी लगाते रहे हैं, उनके मैकेनिज्म्स हैं। अब आपको वो जो तनकीद लग रही है, आप कहते हैं हाँ, अगर आपको तनकीद गलत लग रही है तो आप उसका जवाब दें। आपके पास इतने बड़े सोशल मीडिया टीम्स हैं, इतने बड़े बड़े आपके पास ग्रुप्स हैं, आपके पास इतना पैसा है, आपने जिस तरह अपने आप को मार्केट किया था उस तरह रिस्पॉन्ड करें। जो अली मोहम्मद और चीमा साहब, ये दोनों मेरे भाई हैं और दोनों से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, चीमा से भी और अली से भी। मैं वो थोड़ी सी मुश्किल हल कर दूं। देखें, मेरे खिलाफ एक दफ़ा एक खबर लग गई, मैं मेंबर था, चीमा साहब को शायद याद होगा, कोई गाड़ी की ऑक्शन थी, गाड़ी खरीदी गई, ये वो, तो क्लासरा साहब भाई हैं मेरे, उन्होंने एक खबर लगा दी, और वो उस वक्त दी न्यूज़ में हुआ करते थे। खबर जो थी वो बिल्कुल गलत थी, वो अलफ से लेके ये तक बिल्कुल फजूल और बेहुदा और गलत खबर थी। मैंने आई स्पोक टू मीर शकील रहमान, मीर शकील रहमान साहब को मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको ईमेल किया, उन्होंने मुझे वापस कॉल बैक किया। मैंने उन्हें कहा, देखें जी, ये गलत खबर छपी है और मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ और इससे मेरी बड़ी वो हुई है। उन्होंने कहा, शेख साहब 2 तरीके हैं, या हम इंटरनल इंक्वायरी लगा लेते हैं या आप इसका जवाब दे दें। मुझे चॉइस दी उन्होंने, तो मैंने उन्हें कहा, देखें, मैं अदालत में नहीं जाता आपके खिलाफ, मैं आपके खिलाफ इस्तगासा दायर नहीं करता, इस्तगासा भी मैं कर सकता था, कानून में मौजूद है। मीर साहब, आप मुझे रिबटल का मौका दें। 1400 वर्ड्स की खबर मेरे खिलाफ लगी है, मैं 1500 वर्ड्स का रिबटल दूंगा। उसी दी न्यूज़ अखबार में मीर शकील रहमान को मैंने 1400 वर्ड्स की जवाब में 1500 वर्ड्स का रिबटल दिया और लफ्ज बाय लफ्ज वो छपा, क्योंकि मुझे तकलीफ ये थी कि हजारों लोगों ने वो खबर पढ़ी है। अब इसी अखबार में हजारों लोग मेरा जवाब भी पढ़े और मैं मुतमईन हो गया, बात खत्म हो गई। मैं ये समझता हूं अगर मेरे भाई को, अली को ऐसा प्रॉब्लम था चीमे की खबर पे,
तो इनको बात करनी चाहिए थी कि यार मेरे मौका दो, ये गलत आपने खबर छापी है, और ये अपना न्यूज वाले इनको मौका दे देते, या अगर ये न्यूज वालों को मौका नहीं देना चाहते थे तो फिर इस्तग़ासा दायर कर देते, अदालत में चले जाते, अदालत में चीमा भी जवाब दे देता, शकील उर रहमान भी जवाब दे देता, वो वहां भी जवाब दे देता। बिल्कुल। शेख वक़ार साहब एक चीज यहाँ पे इजाफा करते हुए ब्रेक पे जाऊंगा, एक जुमला शेख वक़ार साहब, देखिए शेख वक़ार साहब इस केस में बड़ा टाइम दिया है, मैं फिर बाद में बात करूंगा, पूछें आपसे। नहीं सर, टाइम तकरीबन है ही नहीं, खत्म हो जाएगा। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, फिर आपको दोबारा आना है। देखिए क्लासरा साहब खबर छापने से पहले अगर आपसे पूछ लेते, आपको अप्रोच करते, तो उन्होंने अपनी कानूनी और अपनी मीडिया की एथिक्स की जिम्मेदारी पूरी की होती। यहां उमर चीमा साहब ने यह जिम्मेदारी पूरी की थी, यहां अली मोहम्मद साहब ने उनके पूछने पर सवालात के जवाबात नहीं दिए। आपके इसमें क्लासरा साहब ने नहीं पूछा था। मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा, टाइम नहीं है। अब एक वन लाइनर अब ये मीडिया से घबरा गए हैं, मीडिया का मुंह इस तरह बंद नहीं कर सकेंगे। मैकेनिज्म्स हैं मीडिया से डील करने के, बदमाशी नहीं की जा सकती है। गलत खबरें लगाने वाले सारी जिंदगी रहे हैं और अब भी रहेंगे, मगर आप एक गलत खबर लगाने वाले की वजह से सारों को आप नहीं कह सकते कि सारे ही जनाब पैसे लेके खबर लाते रहे, सारे का ही कोई एजेंडा है। पोलराइजेशन हुई पड़ी है, कोई हुकूमत का चैनल बन गया है, कोई गवर्नमेंट का चैनल बन गया है, ये गन दोनों तरफ हुआ पड़ा है, किसको क्या इल्जाम दें और क्या इल्जाम न दें। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, नाज़रीन पे आते हैं। वेलकम बैक। क्योंकि ये बहस इतनी लंबी हो गई जिसकी वजह से हमारे लिमिटेड टाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गए। अपने मेहमानों का मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं जी प्रोग्राम के लिए, तो मैं टॉपिक चेंज करता हूँ और मैं आता हूँ। जो एक दूसरा इशू था मेरे ऊपर, उमर चीमा साहब से मेरा सवाल है। उमर चीमा साहब, नैब का इदारा एक आज़ाद आइनी इदारा होता है, लेकिन मौजूदा जो देखने में आ रहा है, और आपने देखा यूरोपीय कमीशन ने भी ये सवाल उठा दिया है, क्या वो एक यकतरफा एक इदारा हो गया है? ऐसा लग रहा है हुकूमत उसको मॉनिटर कर रही है और वो सिर्फ अपोजिशन और मुखालिफिन का एहतसाब कर रहा है। सर 2 मिनट है आपके पास। डॉक्टर साहब, इसमें अगर इसका जवाब मैं आपको यही दूंगा कि खुसरो बख्तियार साहब का एक केस नैब के पास मौजूद है, उस पर कंप्लेन वेरिफिकेशन हो चुकी हुई है, जिसमें नैब मुल्तान ने कहा कि इनके जो है एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी अपनी सतार से बहुत बढ़ गए हैं, इनके 100 बिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस हो गए हैं। कोई 1 साल चेयरमैन नैब ने उस पर कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी, इंक्वायरी की इजाज़त नहीं दी। फिर बाद में जो कंप्लेनेंट है वो हाई कोर्ट में चला गया, उसके नतीजे में जब इंक्वायरी ऑर्डर हुई तो अब वो केस जो है नैब मुल्तान से नैब लाहौर में भेज दिया गया है और नैब मुल्तान के मर्जी के बगैर भेजा गया। अब ये देख लें कि गवर्नमेंट का एहतसाब ये किस तरीके से कर रहे हैं। फैसल वावडा के केस पे क्या हो रहा है, उधर कितनी नैब एक्टिव है, जुल्फी बुहारी के केस पे कितनी एक्टिव है, और अपोजिशन वाले जो केस हैं उन पे कितनी एक्टिव है। आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि नैब कितनी इंडिपेंडेंट है, कितनी इम्पार्शियल है। ठीक है, मैं जनाब अली मोहम्मद साहब आपकी तरफ आऊँगा। नैब के हवाले से ये इल्ज़ाम है बहुत ज़्यादा शदीद हो गया है कि नैब जो है वो पीएम हाउस से जो है वो कंट्रोल हो रही है और वो सिर्फ अपने मुखालिफिन को निशाना बना रही है, सियासी इंतकाम ले रही है। क्या कहेंगे सर? 2 मिनट आपके पास भी है। देखिए, गिले शिकवे तो नैब से हैं और मेरे ख्याल में दोनों तरफ से हैं। अपोजिशन को ये है कि गवर्नमेंट के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। गवर्नमेंट को ये है कि भाई गवर्नमेंट के कुछ लोगों को ये गिला भी है कि सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट के लिए हमें अंदर रखा गया और फिर हम बाहर आए, हम पे कुछ नहीं था। जिस तरह हमारे कुछ मिनिस्टर्स अंदर भी गए। एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर किसी गवर्नमेंट के बंदे में कोई मसला है और उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी और कुछ सामने आ गया तो इमरान खान साहब जो है, ही इज़ नॉट द पर्सन कि वो रोकेगा कि भाई चूँकि मेरा बंदा है उसको आप कुछ ना कहें। और अभी आज ही शायद उन्होंने दोबारा भी ये बात की है कि ये जो फ्लोर पे और चीनी का जो क्राइसिस गुजरा है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन अभी उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई इन्वॉल्व होगा नो विल बी स्पेयर्ड। लेकिन नैब का असल काम जो है वो तभी होगा
जब अपोजिशन सही मानों में हुकूमत के साथ ताउन पे तैयार होगी नैब को सही मानों में रिफॉर्म करने के लिए। मसला वहाँ पे ये कि 30-40 साल ये लोग हुकूमत कर गए हैं, ज़्यादा सवालात उधर उठेंगे और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि नैब इतनी तगड़ी हो कि उनसे रिजल्ट ओरिएंटेड सवालात हो सकें। हमें तो ये हमारी हुकूमती सफ़ों को तो ये गिला है कि आप पकड़ लेते हैं, कमज़ोर सबूत पे पकड़ लेते हैं, कुछ साबित ही नहीं कर पाते, कुछ निकाल ही नहीं पाते और उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो बहरहाल देयर इज अ लॉट टू डू इन द नैब लॉज, बहुत कुछ करने को अभी बाकी है। ठीक है सर, ठीक है। उमर मैं आता हूँ शेख वकास अकरम साहब की तरफ। शेख वकास अकरम साहब, तो यूरोपीय कमीशन ने भी ये सवाल उठा दिया है, अदालतें तो अपने ज़मानत और रिलीफ देने से ये बात वाज़ेह कर रही हैं कि नैब जो भी कर रही है वो जो है वो क्रेडिबल नहीं है, क्या कहेंगे सर? देखें, बात यह है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं समझता हूँ कि जितने बड़े बड़े इश्यूज और जितनी लार्ज स्केल के ऊपर करप्शन पाकिस्तान में मौजूद है और जिन जिन तरीक़ों से की गई है, नैब की कैपेसिटी अभी उस हद तक उसको मैच नहीं कर रही है। सो नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि नैब को क्रेडिबिलिटी अपनी रिस्टोर करने के लिए अक्रॉस द बोर्ड ये सब कुछ करना पड़ेगा। बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे नहीं, केस मौजूद हैं, जैसे उमर चीमा ने आपको 2-3 केसों का जिक्र किया है, वो ऑलरेडी मौजूद हैं और उसके ऊपर बड़ी नैब को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करनी है तो नैब को फिर एक्शंस वहाँ पे लेने पड़ेंगे। एक चीज़ जो जिसका अली ने जिक्र किया कि ये 40 साल रहे हैं और इन्हीं लोगों के ऊपर सवाल ज़्यादा उठ सकते हैं। देखें, ये 40 साल वालों में से तो 50% उठा के उन्होंने आपकी काबीना में बिठा दिए हैं, तो अगर 40 साल वालों के ऊपर सवाल उठने हैं तो फिर तो उसमें आपका पूरा हिस्सा है, वो तो सवाल आपकी काबीना में भी उठने चाहिए। मतलब ये सारे जो बंदे हैं ये पिछले 40 साल वाले ही हैं ना, जिनका उमर चीमा ने अभी जिक्र किया, और इसमें 4-5 और भी हैं जो अब ये खटक साहब हैं, ये भी तो मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे हैं ना, खटक साहब के ऊपर भी केस है। अलीम खान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहा, उसको वो गया बाहर आ गया। सो और द वे दे आर बीइंग ट्रीटेड व्हेन द गवर्नमेंट अरेस्टेड, द गवर्नमेंट गाइज बीइंग अरेस्टेड एंड व्हेन दी परवेज अलाई मौजूद है, मोनस अलाई में, सब लंबा चौड़ा केस है। कैपेसिटी बिल्डिंग करें और ठीक बंदों को आप लगाएं नैब में तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आजम खान है। सो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अब बीच में से नहीं निकल सकती, क्योंकि इमरान खान साहब और इमरान खान के वज़रा कहते थे कि हम नहीं जाने देंगे, हम सबको पकड़ लेंगे, हम सबको जेलों में डाल देंगे। तो अब जिस वक्त चीज़ें उल्टी हो रही हैं और चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही हैं और अदालतों में से हर कोई क्लीन चिट लेके निकल रहा है, जा रहा है, चाहे वो टाकू था या नहीं था, मगर अदालतें उसको छोड़ रही हैं, तो ये हर चीज़ नेचुरली और इन ऑर्डर गवर्नमेंट के ही गले पड़नी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद पकड़ पकड़ के ये चीज़ें अपने गले डाली हैं। तो अब आप उससे भाग नहीं सकते हैं। नैब की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फंड आपने उनको देना है, नैब की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस आपने उनको देना है। वो इंडिपेंडेंट जरूर है मगर आप हुकूमत है। मैं नैब पे कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं लगाना चाहता, मगर हुकूमत का रोल हुकूमत ने ही अदा करना है। तो जो हार आपने खुद अपने गले में डाल लिए थे हुकूमत के पहले 2-3 महीनों में, वो हमारा भाई फवाद चौधरी कहता था कि वह कोई नहीं बचेगा, थे छड़ देंगे थे, और 10 वजीर कहते थे, वजीर आजम खुद कहते थे जी, वजीर आजम खुद कहते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब नैब पे तो चले, इन्होंने कह दिया कि इनको गिले शिकवे हैं, दोनों घरों को गिले शिकवे होंगे, मगर नैब की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए और नॉन पॉलिटिकल लोग जो है, जिनका कोई बायस्ड हो, जिनकी कोई सर सवाल रह गया सर। सवाल ये है कि क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा है, यूरोपीय कमीशन ने भी कह दिया, और बहुत दाम ये है सर कि सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, हुकूमत का नहीं। तीसरा ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि PM हाउस बराह रास्त नैब को डिक्टेशन देता है और नैब इस पर एक्शन करता है। ये इल्ज़ाम है और जाहिर है इसके ऊपर कमेंट्स आके जाहिर है देना होता है। वक्त ख़त्म हो जाता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।